हेलो दोस्तों, मैं संजीत आज आपके सामने आया हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। हालांकि ये ब्लॉग कुछ दिनों के बाद मैं बना रहा हूं आफ्टर अ गैप, लेकिन आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट कुछ दिनों से बांग्लादेश को लेकर के इंडिया में एंड सारी दुनिया में एक डिफरेंट तरह के माहौल बने हैं और बांग्लादेश में जो स्पेसिफिकली पोस्ट शेख हसीना आउस्टर हिंदुओं के साथ जो वहाँ अत्याचार हो रहा है, रादर ये जो इथनिक क्लिंजिंग हो रही है, मैं आज उसके बारे में आपसे शेयर करूंगा। हालांकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी ब्लॉग मैं इस पे बनाऊंगा और आपसे काफ़ी पॉइंट शेयर करूंगा कि ये कहाँ से चालू हुआ, आज क्या कंडीशन है हिंदुओं की वहाँ, और आने वाले टाइम में हिंदुओं को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। बट आज का मेरा ये टॉपिक इन सबों से अलग है। आज का मेरा ये टॉपिक स्पेसिफिकली ये है कि इस स्टोरी के पीछे रीजंस क्या है, ये कैसे हुआ, ये अचानक सा बांग्लादेश में जो इस तरह के चेंजेस आप देख रहे हैं उसके पीछे की क्या स्टोरी है। आप काफ़ी मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया में हालांकि बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में सुनते होंगे, और आज मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हो सकता है आपके साथ कुछ एविडेंस भी शेयर करूं। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माई थॉट्स, माई एनालिसिस। क्या बांग्लादेश में अचानक राजनीति परिवर्तन के पीछे कोई छुपा हुआ था? Could it be the same force that disrupted government during the Arab Spring जो मिडिल ईस्ट में हुआ था? Was it the same force जिसने पाकिस्तान में इमरान खान के गवर्नमेंट को टॉपल किया और उसे जेल भेजा? मैं पाकिस्तानी मिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तानी मिलिट्री तो सिर्फ एक शतरंज में छोटा सा प्यादा है और ये बहुत ही डीप स्टेट की का हाथ है और ये दिखता है, ये लोगों को दिखता है। जब पाकिस्तान में वेरी पॉपुलर गवर्नमेंट इमरान खान रसिया में व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए क्योंकि उन्हें तेल चाहिए था अपनी आवाम गरीब जनता के लिए, और ये चीज़ यूएस के डीप स्टेट को पसंद नहीं आया, इसीलिए विद इन अ मंथ इमरान खान को सत्ता गंवानी पड़ी और उसे सत्ता छोड़ना पड़ा और ये हालत हुई कि उसकी पार्टी को इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की। और इट इज़ द सेम स्टोरी विच हैज़ बिन रिपीटेड इन बांग्लादेश। बट बांग्लादेश में शेख हसीना इतना बर्दाश्त इसीलिए कर पाई क्योंकि इसके पीछे इंडिया का सपोर्ट था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का सपोर्ट था। अब मैं आपसे कुछ डिटेल में बात करूंगा, बट ये मैं पूरा कन्विंस हूं कि ये 1-2 लाख ढाका के रोड पे वो जेन जी के टीनेजर बच्चों का स्टोरी नहीं है। इसके पीछे यूएस के डीप स्टेट का हाथ है। अब वो क्यों हाथ है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सो आज मैं बात करेंगे बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम का। सो रिसेंटली जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2 दिन पहले नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनिस हैज टेकन अ चार्ज ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट, और ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही थी। सो क्या जो मैं आपसे इंट्रोडक्शन में शेयर किया ये यूएस के डीप स्टेट की एक चाल है? हालांकि मेरे पास बहुत सारे एविडेंस नहीं है, बट यदि मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट करता हूं तो मैं ये कन्विंसिंगली कह सकता हूं कि ये यूएस के डीप स्टेट का काम है। हाँ, हो सकता है शेख हसीना ने एक अपॉर्चुनिटी दिया इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन एंड ऑल, बट ये इतने बड़े देश में और हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। इंडिया में भी देखो बहुत सारे इश्यूज, फार्म लॉज तो सीए तो ये आते रहते हैं, बट उस मौके का फायदा उठा करके ही डीप स्टेट काम करता है हमेशा। सो मैं आप थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। बांग्लादेश पिछले 15 सालों से शेख हसीना के नेतृत्व में था और उनकी सरकार चल रही थी और उन्हें मेजोरिटी भी मिला था, और उनकी गवर्नमेंट वेरी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे उसमें सी हैज़ वॉन अ मेजोरिटी और उनकी गवर्नमेंट स्टेबल थी। उनके टाइज इंडिया के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जो उनका सबसे बड़ा नेबर है, और वो ऐसा नेबर है जो चारों तरफ से बांग्लादेश को घेर के रखा हुआ है, और इंडिया के साथ जो टाइज हैं वो बांग्लादेश के हित में भी था। लेकिन हाल के कुछ महीनों में ये बदल रहा था। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि शेख हसीना जब इंडिया आई थी, मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ओपन इंटरव्यू में ये बोला था कि उन्हें एक गोरे की तरफ से ऐसा ऑफर मिला है कि आप बांग्लादेश का एक हिस्सा हमें दे दो, म्यांमार के बॉर्डर से जो मिलता हुआ है, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ चिट्टगांव का जो इलाका है, वहाँ हम एक सेक्युलर स्टेट करेंगे, रादर क्रिश्चियन मेजोरिटी सेक्युलर स्टेट करेंगे। उसमें जो म्यांमार से आने वाले क्रिश्चियन हैं वो, और जो बांग्लादेश के क्रिश्चियन एंड हिंदूज हैं उनको मिलाकर के क्रिश्चियन स्टेट करेंगे, और वो क्रिश्चियन स्टेट में अमेरिका का बेस कैंप होगा, जिससे वो चाइना और इंडिया दोनों पे नज़र रख सकते हैं। दैट वाज द प्रपोजल। और शेख हसीना का ऐसा कहना था उस इंटरव्यू में, आप याद करोगे या नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसमें उन्होंने बोला था कि मैंने इसे ठुकरा दिया और मुझे ऐसा बोला गया कि यदि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो आप आराम से बांग्लादेश पे लंबे समय तक अपना शासन कर सकती हैं, और यदि आप नहीं मानोगी तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिस इज रिकॉर्डेड, यू कैन चेक इट। अब दूसरा मैं आपको एक एविडेंस बताता हूं। 8 महीने पहले, यू कैन ऑल्सो गूगल इट,
रशियन गवर्नमेंट ने, व्लादिमीर पुतिन ने ये बोला था, जिस तरीके से यूएस के डीप स्टेट ने, CIA ने अरब को, मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल किया था बाय द अरब स्प्रिंग थ्रू द इजिप्ट, इट्स द सेम थिंग हैपनिंग ऑन द इंडिया डोर स्टेप, दैट्स इन बांग्लादेश। और व्लादिमीर पुतिन ने तो इतना तक कहा था कि 2020 का जो इलेक्शन है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग इन इंडिया एज वेल, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग स्टेट। और आपको याद होगा कि 2024 का इलेक्शन बहुत ही विशियस इलेक्शन था। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी के अगेंस्ट ये इलेक्शन लड़ रही है। इसमें इतना ज़्यादा पैसा अपोजिशन पार्टी के पास आना, इतने सारे इश्यूज आना, इंक्लूडिंग द कास्ट सेंसस एंड एवरीथिंग, दे ट्राइड एवरीथिंग टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर मोदी आउट ऑफ पावर। So Prime Minister Modi saved himself just by anyway, but शेख हसीना इस चीज़ को झेल नहीं पाई और उनको सत्ता गंवाना पड़ा। So आप इस चीज़ को यदि कोरिलेट करो तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है। ना व्हाट इज़ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन बांग्लादेश। मोहम्मद यूनिस की सरकार आने के बाद बांग्लादेश की स्थिति स्थिर हो गई है, और मैं जब आज से बात कर रहा हूँ मैंने सुना है कि मिलिट्री इज टेकिंग कंट्रोल, और गवर्नमेंट ने यह हिदायत दिया है कि कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, स्पेशली माइनॉरिटीज़, हिंदुओं के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यूनिस को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के साथ बोला कि आप वहाँ हिंदुओं का ख्याल रखें। और मैं लास्ट 2 दिनों से हिंदुओं को भी देख रहा हूँ, वो सड़क पे उतरे हैं और वो काफ़ी जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं कि उनके राइट्स का उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सारी दुनिया भर में UK, US, जर्मनी, एवरीवेयर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और मुझे ऐसा ये लग रहा है कि ये जो हमले हो रहे थे लास्ट कुछ दिनों से, ये बंद हो जाएंगे, बंद हो गए हैं, और यदि छिटपुट कोई घटना आनी भी होगी तो वो शायद आप बंद हो जाएंगे। लेकिन इस घटना से बांग्लादेश में समाज और राजनीतिक दोनों में गहरी दरार आ चुकी है। कुछ लोगों में ऐसा ऑप्टिमिज्म है कि शायद इस सरकार जाने से नई व्यवस्था आएगी, लेकिन इसके आगे चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि ये रोड पर आकर आंदोलन करना इज़ अ वन थिंग, और जब आपको गवर्नमेंट में रूलिंग करना होता है तो दैट इज़ अ इंटायरली डिफरेंट थिंग। आपको इलेक्शन जीतना होता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से यदि बात करूं तो इंडिया ने शेख हसीना के साथ पिछले 15 सालों में एक वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाई थी, और अब इस नए नेतृत्व को, स्पेशली जो भी गवर्नमेंट आती है, इंटरिम गवर्नमेंट को, हालांकि 3 महीने में इलेक्शन होने हैं, आई होप सो इलेक्शन सही हो, और जो भी गवर्नमेंट आई उनके साथ ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना एक बड़ा सवाल है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड, और इस वे फॉरवर्ड के लिए आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग फॉलो करें। उसमें मैं ये डिटेल से चर्चा करूंगा कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश एंड फॉर हिंदू। टिल द टाइम, take care yourself, and if you want me to develop this sort of content, then please like, share and subscribe. Thank you.